इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा। कौन सा एक्ट करेंगे आज हम? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। सर कुछ हमारा पार्ट पेंडिंग है पार्टनरशिप का, उसको आप घर पे करेंगे। कैसे करेंगे? प्रीवियस वीडियोस से करेंगे जो आपके पास ऐप पे हैं, और मेरे से क्वेरीज पूछेंगे आफ्टर क्लास। प्लस डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं आपको यूनिट नंबर 3 के, और प्लस मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, स्पेशली योर बैच स्टार्टिंग, कि हम जितने भी ICI के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं फ्रॉम योर बैच, हम उसको क्लास में सॉल्व करेंगे, विच इज़ मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है? अब जो बच रहा है ना उसमें एक दो कॉन्सेप्ट, एक दो सेक्शन, इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर एग्जाम, बट आपको करने होगा। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, मुझे बताएंगे। हम आज से स्टार्ट करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सर एक एक्ट तो हम पे है ही पार्टनरशिप का, ये दूसरा एक्ट आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इधर देखेंगे सभी बच्चे। अभी कोई कॉन्सेप्ट बुक नहीं निकालेगा। हाँ जी बताइए। एक एक्ट तो है ना, पढ़ा भी हमने एक एक्ट, उसमें पार्टनर्स भी डिफाइन करे, पार्टनरशिप भी डिफाइन करी, उनके राइट्स डिफाइन करे, उनकी ड्यूटीज डिफाइन करी, उनका रजिस्ट्रेशन डिफाइन करा, उनका डिसोल्यूशन डिफाइन करा। राइट? तो जब पूरा एक्ट एक फ्रेम बन चुका है इन 1932, तो एक नया एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इन 2008? अरे चलिए कुछ मोटिवेशन बात करते हैं। पार्टनरशिप आपका 15 मार्क्स का मिनिमम आएगा, कुछ ICI ने क्राइटेरिया दिया है। राइट? और 10 मार्क्स का आपका LLP चैप्टर से आएगा। LLP चैप्टर आप ये समझो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे बिजनेस लॉ में। बात नहीं बेटा, आराम से एडजस्ट हो जाओ। इधर एक हम पे एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें हम सब कुछ देखे है, कैसे पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, कैसे फॉर्म होती है, पार्टनरशिप डीड से फॉर्म हो जाती है, क्या क्या क्लॉज लिखने पड़ते हैं। राइट? क्या क्या सेक्शन है पार्टनर्स की ड्यूटीज के, पार्टनर्स के राइट्स के, कब क्या प्रिवेल करेगा, हमने पढ़ लिया। ICI के क्वेश्चन सॉल्व करे, बल्कि रीसेंट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करे जो अभी हुआ है 15th को। राइट? ओके, तो अगर हमने सब कुछ एक पार्टनरशिप में पढ़ लिया, तो एक नया एक्ट आने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। कोई बताना चाहेगा? नहीं? चलो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी बोलिए। अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। LLP में लिमिटेड होती है, ओके जी। नहीं होता। सर मेरे को एक बात बताएंगे आप, पार्टनरशिप एक्ट में हमने सेक्शन नंबर 4 पढ़ा था? यस। सेक्शन नंबर 4 टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। ओके, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप में कितने पिलर थे बेटा? 5। एक बार बता सकते हैं? यस। फर्स्ट, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट, म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट डू यू मीन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? एक एक्ट करेगा सब लायबल, सब एक्ट करेंगे सब लायबल। ठीक है, कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें? अगर मेरे पार्टनर ने कोई एक्ट करा है और मैं अनअवेयर हूँ उस एक्ट के लिए, अभी शायद एक केस स्टडी भी पेंडिंग है इसमें, मुझे याद आया है ना। एक मेरे पार्टनर ने एक्ट करा है और आई एम अनअवेयर फॉर दैट एक्ट, तो मैं क्या करूं? लॉ तो मेरे को बोल रहा है पार्टनरशिप एक्ट कि मैं लायबल रहूंगा एज पर द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एक्सेप्ट फ्रॉड, हमने पढ़ा था। राइट? तो अगर म्यूचुअल एजेंसी कंसेप्ट इतना ताकतवर है कि अगर मेरे को कोई एक्ट की जानकारी नहीं है फिर भी वो मुझे पर्सनली लायबल कर रहा है,
इट इज रॉन्ग इन न्यू एरा। लोगों ने पार्टनरशिप करना बंद कर दिया। रीजन बीइंग क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, कुछ लिमिटेड है ही नहीं। अनलिमिटेड व्हाट? अगर फर्म लायबिलिटी पूरी नहीं कर पाई तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे। अच्छा, पार्टनर भी उस लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। पढ़ा था ना सब हमने? यस। तो अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जहां पे मुझे अनलिमिटेड लायबिलिटी आ सकती है, मतलब मेरी जो पर्सनल कमाई हुई प्रॉपर्टी है वो भी जा सकती है, इट इज नॉट गुड फॉर दिस एरा। 1932 में चल गया, बट इन 2000 इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि ऐसी पार्टनरशिप या ऐसी टाइप ऑफ पार्टनरशिप आगे नहीं चलने वाली। तो उन्होंने कंसेप्ट लाया और क्या बोला कि आप कंपनीज बना लो। क्या बना लो? कंपनीज। पहले क्या बोला उन्होंने? कंपनीज बना लो। ये गवर्नमेंट और एंटरप्रेन्योर्स की बात चल रही है। एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन, और आई एम द गवर्नमेंट। तो आप बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स मेरे से, गवर्नमेंट से, कि बॉस हमें ऐसी पार्टनरशिप नहीं चाहिए जहां पे हमारी लायबिलिटी क्या हो? अनलिमिटेड हो। हमें तो कुछ हमारी लायबिलिटी लिमिटेड करके दो। ठीक है बॉस, एक कंसेप्ट ऑलरेडी चल रहा है। कंपनीज एक्ट 1956 में आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लो अपनी, राइट? अब तो 2013 है, पहले 1956 था जब हम बात करें। 2008 में खड़े होके बात कर रहे हैं। ओके, आप बोल रहे हैं कुछ हमारी लायबिलिटी लिमिटेड करो। हमने क्या, लिमिटेड तो नहीं हो सकती क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? पार्टनर्स की लायबिलिटी आर अनलिमिटेड। तो हम एक आपको ऑल्टरनेट बता रहे हैं, क्या? आप कंपनीज बना लो। ठीक है सर, अगर मैं कंपनीज एक्ट की तरफ रुख करता हूं तो वहां पे मेरे पास सेक्शन है 470, 470। कितने? 470। ओके सर, अगर एक पेज पे भी एक सेक्शन आया तो बुक कितनी बनेगी कंपनीज एक्ट की? 470 पेज की, राइट? और ऐसा नहीं है एक पेज पे आएगा, क्लॉज होंगे, सब क्लॉज होंगे, एक्सप्लेनेशन होगी और बहुत कुछ होगा। ठीक, तो देयरफॉर अगर मैं एक कंपनी बनाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कंप्लायंस करनी पड़ेगी, राइट? यस या नो? यस सर। कितने सेक्शन की? 470 सेक्शन। तो वहां पे मेरे को क्या लग जाएगा? कंप्लायंस बर्डन लग जाएगा। सर ना तो पार्टनरशिप बना सकते, क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्या है मेरी? अनलिमिटेड। ना कंपनी बना सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? मोर कंप्लायंस। कुछ कोई ऑल्टरनेट व्हीकल है आपके पास? आप मेरे से क्वेश्चन लगा रहे हो, मैं कौन? गवर्नमेंट। हमने क्या, अभी तो नहीं है, बट आप लोग बोल रहे हो तो हम कुछ सोच सकते हैं। ठीक है जी, सोचिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे तो इंडस्ट्री डाउन चली जाएगी और इंडिया की इकोनॉमी आज भी एमएसएमई पे टिकी हुई है। व्हाट डू मीन ऑफ एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट? जो डिफाइन है आपका एमएसएमई एक्ट। सर इसका भी एक्ट है? हाँ जी, एमएसएमई एक्ट में डिफाइंड है। वहाँ पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मतलब लघु उद्योग, आपने सुना होगा, राइट? इंडिया की इकोनॉमी लघु उद्योग पे टिकी हुई है और अगर ये लघु उद्योग बंद हो गए तो हमारे पे इतनी जॉब्स नहीं है इंडिया में कि हम सबको जॉब्स दे पाएँ, राइट? तो देयरफॉर गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, ना लोग कंपनी बना सकते क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा कंप्लायंस है, ना वो पार्टनरशिप करना चाह रहे क्योंकि वहाँ पर लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। तो उन्होंने एक कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दिया जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आपको नाम नहीं समझ में आ रहा होगा, लिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट डू मीन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? इस एक्ट में पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। यही तो प्रॉब्लम थी आपकी।
सॉल्व करते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम थी? पार्टनरशिप एक्ट से प्रॉब्लम नहीं थी ना, आपको प्रॉब्लम थी कि हमारी लायबिलिटी क्या करी जाए, लिमिटेड करी जाए। ठीक है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड करते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट में। फर्स्ट क्यूरियोसिटी। सेकंड, सर म्यूचुअल एजेंसी ऐसा बोलती थी कि एक ने एक करा सब लायबल, सब ने एक करा। ठीक है, आपका एलएलपी एक्ट में हम म्यूचुअल एजेंसी भी हटा देंगे टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। ओके सर। इन 2008 गवर्नमेंट ने लाया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आती है बात? चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की ओर। सबसे आसान चैप्टर है, 10 मार्क का मिनिमम आएगा, राइट। और रिसेंट आईसीआई के क्वेश्चन करेंगे जहां मैं कंसेप्ट उसका कवर कर दूंगा। ठीक है सर, आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। सर आप पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। कंसेप्ट जहां से इंपॉर्टेंट होगा मैं मार्क कराता चलूँगा, बस एक बार रीड करके छोड़ेंगे। कुछ इंट्रो है, पढ़ते हैं एलएलपी का। एक टाइमलाइन होगी जहां 5 टाइमलाइन है, उसका चार्ट हम यहीं बना लेंगे और वो आपको 1 डे बिफोर एग्जाम देखना है कि किस दिन क्या हुआ था। फॉर योर रेफरेंस, पूछेंगे नहीं, फॉर योर रेफरेंस। ठीक। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ओके बस स्टॉप। व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस? व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री? अरे व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री? मिनिस्टर, मिनिस्टर वर्ड सुना है? यस, हाँ ये तो सुना है। क्या होता है मिनिस्टर वर्ड? अरे मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, कुछ भी जनरल बता सकते हो मेरे को। चलिए, लॉ ऑफ मिनिस्ट्री का मतलब है, जैसे आपने सुना होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन हेड करता है? निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। ओके, एक आपने सुना होगा मिनिस्टर ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सुना है? कौन हेड करता है? होम मिनिस्टर, जो कौन है प्रेजेंटली? मिस्टर अमित शाह। ओके सर, ऐसी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये क्या काम करती है? ये जितने भी एक्ट है ना, ये वो डिफाइन करती है। जितने भी अमेंडमेंट है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पास करती है। पास नहीं करती, बोलती है कि हाँ जी ये ड्राफ्ट होना चाहिए हमारी तरफ से। पास कहाँ होता है? लोकसभा एंड राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट के असेंट के बाद। समझ में आ रही है बात? तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th January 2017 नोटिफाइड द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो भी लॉ बनाने का काम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के पास है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अपना काम पूरा कर दिया 9th January 2007 को। ठीक है सर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ड्राफ्ट में एलएलपी लॉ आ गया, आपका आ गया ना? अच्छा, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे? उसको लोकसभा में डिस्कस करे, राज्यसभा में डिस्कस करे और किसके साइन ले ले? प्रेसिडेंट। अभी कुछ और भी बात है, आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट। व्हाट डू मीन ऑफ पार्लियामेंट? लोकसभा एंड राज्यसभा पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल, नॉट Act, passed the Limited Liability Partnership Bill on 12th December 2008, and the President of India has assented the bill on 7th January 2009. Okay, and the call as Limited Liability Partnership Act 2008. पहले कौन सी मिनिस्ट्री के पास हमको जाना पड़ेगा लॉ बनाने के लिए? अगर आपको कुछ नया लॉ बनाना है इंडिया में, सपोज मैंने आपसे डिस्कस भी करा था, एक नया लॉ आ रहा है डीटीसी,
डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। क्या इंडिया में अभी डायरेक्ट टैक्स नहीं है? किस नाम से है? इनकम टैक्स, राइट? सुना भी होगा आपने इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 1961 कब का बना हुआ है? 1961 का बना हुआ है। ओके, तो जब इंडिया में इनकम टैक्स है फिर कुछ लाने की आवश्यकता है? हाँ सर, क्योंकि ये तो 1961 में बना है, राइट? नाउ 2024 चल रहा है, बहुत सारी अमेंडमेंट आ गई। यहाँ के लोग कुछ और सोचते होंगे, आज की दुनिया कुछ अलग होगी। देन न्यू एक्ट आ रहा है आपका, मैंने आपको बताया था डीटीसी या डायरेक्ट टैक्स कोड 2025। कौन बनाएगा सबसे पहले? आप बताइए मुझे, किसके पास जाएंगे लोग? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसे पास कर देगी देन ये कहाँ डिस्कस होगा? पार्लियामेंट में। फिर प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए, देन ये क्या बन जाएगा? एक्ट। नहीं जी, कोड ही बनेगा। ठीक, अभी क्या चल रहा है? डीटीसी नहीं चल रहा, डीटीबी चल रहा है। डीटीबी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट टैक्स बिल, राइट? बिल स्टैंड्स फॉर ये जो एक्ट बनेगा ना, अभी ये ड्राफ्ट है। कैसा है? ड्राफ्ट। ये चैप्टर नंबर 1 में है आपका सारी चीज, आता भी 6 मार्क्स का आता है, बहुत आसान चैप्टर, एलएलपी से भी आसान। तो डीटीबी डायरेक्ट टैक्स बिल अभी चल रहा है। सबसे पहले कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी इसे? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। देन किसके पास जाएगा? पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। फिर प्रेसिडेंट इस पे साइन कर देगा, देन ये एक्ट बन जाएगा। दिस इज नॉट एक्ट, ये कोड बनेगा। फाइनल का कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको बिल से एक्ट सिखाते हैं फाउंडेशन में, और फाइनल में आपको एक्ट से कोड्स बनाना सिखाते हैं, राइट? अभी आप यहां तक रिस्ट्रिक्ट हैं कि बिल से क्या बनता है? एक्ट, बट कोड इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस एक्ट। इसके अंदर बहुत सारे एक्ट आएंगे, राइट? इसमें वेल्थ टैक्स भी आएगा, इनकम टैक्स भी आएगा, और डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जितने भी टैक्स आएंगे एक कोड बन जाएगा जिसे बोलेंगे डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड, एक एक्ट, राइट? ये फाइनल का कंसेप्ट। अभी आप यहां तक रहे। ओके सर। सर ये नया कोड आ रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सेम लाइन जैसे एलएलपी एक्ट में देखा है। लिखेंगे सभी बच्चे ये चार्ट को, ये टाइमलाइन है एलएलपी की। चलिए, पहले आए हम मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। ठीक है सर। डेट थी हमारी 9 जनवरी 2007। सही है सर। नेक्स्ट हम गए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में हम गए ऑन द डेट ऑफ 12 दिसंबर 2008। सही है सर। पार्लियामेंट ने इस बिल को पास करा, देन हम किसके पास गए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट आई मेरे को 7/1/2009। पहले इतना नोट करेंगे, और भी नोट करना है आपको, अभी बस इतना नोट करेंगे। ठीक है सर। ये 5 टाइमलाइन रहेंगी तो मार्जिन उसके हिसाब से ही रहेगा। चलिए,
नेक्स्ट लिखा है द LLP एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कहाँ एप्लीकेबल होगा? पूरे भारत में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले कुछ होता था 2019 से पहले, जब आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, राइट। आर्टिकल 370 पे चर्चा नहीं करते तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। आर्टिकल 370 आप गूगल पे कर सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इंडिया का पार्ट था, देन हम एक लाइन लिखते थे, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के एक्ट पूरे भारत पे लगते थे, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर अपने सेपरेट एक्ट चलते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। दिस एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड इncidental thereto। मार्क करेंगे वर्ड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके सर। और सेकेंड मार्क करेंगे फॉर्मेशन। तो आपका कीवर्ड हुआ फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन। व्हाट डू मीन ऑफ फॉर्मेशन? हाँ, LLP किस तरह से बनेगी वो भी ये एक्ट बताएगा, और LLP किस हिसाब से चलेगी वो भी यही एक्ट बताएगा। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं। LLP एक्ट में 81 सेक्शन होंगे और 4 शेड्यूल होंगे। LLP एक्ट में कितने सेक्शन होंगे? 81। तो 470 से तो बेटर है ना। आपको गवर्नमेंट ने क्या बोला? 470 सेक्शंस के साथ आप कहां चले जाओ? कंपनीज एक्ट में चले जाओ। अरे 470 सेक्शन कौन लगाएगा? कंपनीज एक्ट में लगाने पड़ेंगे। LLP में क्या बोला? आपको ज्यादा नहीं, 81 सेक्शन लगाना है, प्लस कुछ 4 शेड्यूल हैं वो भी फॉलो करना है। ओके, कहाँ फॉलो करना है? LLP एक्ट। ठीक है सर। 470 से तो अच्छा है, क्या 81 लगाने 81। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट शेड्यूल। अब 4 शेड्यूल के बारे में बोला है। ये सेक्शन या ये एक्ट बहुत रेलिवेंट हो जाता अगर आपके MCQ आते। इसमें भर भर के MCQ बनते, राइट। बट आपका डिस्क्रिप्टिव है तो MCQ इज नॉट रेलिवेंट। 4 शेड्यूल बताए, शेड्यूल 1, 2, 3 एंड 4। अभी आपको याद हो जाएंगे। शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। लिंक करेंगे सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। LLP एक्ट में शेड्यूल 1 में दे रखे हैं और पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन 13 में दे रखे हैं। लिखेंगे बेटा, सेम सेक्शन 13 इन पार्टनरशिप एक्ट, सेम एज सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है सर। फर्स्ट शेड्यूल डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है। एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। वहां पर भी हम किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं? किसे दे देते हैं? पार्टनरशिप डीड को, एग्रीमेंट्स को। और यहाँ पर भी किसे देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस? पार्टनरशिप या LLP अग्रीमेंट बोलते हैं, वहाँ पर पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, यहाँ पर LLP एक्ट में इसको बोलते हैं LLP अग्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं? LLP अग्रीमेंट्स। यहाँ पर हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे किसको? LLP अग्रीमेंट्स को। ठीक है सर। सेकेंड शेड्यूल डील विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP। व्हाट डू मीन ऑफ फर्म? कि पार्टनरशिप फर्म से कैसे कन्वर्ट किया जाए LLP में। सेकेंड शेड्यूल डील विद कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे कन्वर्ट किया जाए LLP में। थर्ड शेड्यूल डील विद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। क्यों कर रहे हैं प्राइवेट को LLP में? क्योंकि सर ये सेक्शन हम लगा नहीं पाएंगे, इतनी कंप्लायंस हमसे हो नहीं पाएगी, इसलिए
कंपनी को कहां पे कन्वर्ट कर देते हैं, एलएलपी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ठीक है, कौन सा स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, स्केड्यूल 3। ओके, स्केड्यूल 4 डील विद कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। 4th शेड्यूल डील विद क्या, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक, अब कंपनीज एक्ट आएगा इसके बाद, राइट। एलएलपी के बाद हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, वहाँ पे भर भर के कंपनीज के बारे में बताया। भर भर के कैसे, टाइप ऑफ कंपनीज, राइट, भर भर के। वहाँ पे आप समझेंगे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का मीनिंग, कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या होता है। तो हमने ये पढ़ा कि हम फर्म से कहाँ जा रहे हैं, एलएलपी में। हम प्राइवेट लिमिटेड से कहाँ जा रहे हैं, एलएलपी में। हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से कहाँ जा रहे हैं, एलएलपी में। और फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज। चलेंगे 1 to 4, 4 to 1, ठीक है। चलिए, एलएलपी में टोटल कितने सेक्शन, 81 प्लस 4 शेड्यूल। 4 शेड्यूल के बारे में डिस्कस करें। शेड्यूल नंबर 1 टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। शेड्यूल 2 टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन ऑफ फर्म या प्राइवेट लिमिटेड, फर्म, फर्स्ट फर्म, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। 3rd शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू। 4th शेड्यूल कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू। चलिए आगे बात करते हैं। ये 4th शेड्यूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट में आना पड़ेगा। ये आईसीआई को आपको थैंक्स बोलना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, ये बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है और बहुत इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है एलएलपी एक्ट के लिए। अभी पढ़ेंगे कैसे। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC आर एंट्रस्टेड with the task of administrating the LLP Act 2008. The central government has an authority to frame. Okay, बस नेक्स्ट पेज पे होगा, अभी रुक जाएंगे। मुझे एक बात बताएंगे, व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड व्हाट डू मीन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है। क्या क्या देखते होंगे, इनके नाम से कुछ समझ में आ रहा है हमको। एक वर्ड तो कॉमन है मिनिस्ट्री, उसको हटा दो। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या देखती होगी, हाँ जी, फाइनेंस। किसका फाइनेंस, पूरी कंट्री का फाइनेंस, राइट। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा खर्च करना है, इट इज एन फाइनेंस, राइट। अच्छा, सपोज यू आर दी एम्प्लॉय इन अ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहाँ से पैसा आएगा, आप बताएंगे। आपको देखना है कहाँ से पैसा आएगा, वो मैनेज कर रहे हो आप, गर्ल्स मैनेज कर रहे हो कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, ठीक, इस कंट्री का। और जहाँ पैसा लगे वो अच्छी जगह लगे, राइट। आपको देखना है कि कोई भी गवर्नमेंट का पैसा ऐसा ना हो कि हम ना ले पाएँ, हम अच्छे से पैसा ले पाएँ। बताइए कहाँ कहाँ से पैसा लेंगे, सबसे पहले टैक्स। ओके, कौन कौन से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स से भी लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स से भी लेंगे। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक। आप बताइए कहाँ कहाँ खर्च करेंगे आप पैसा। इन्होंने कलेक्ट कर दिया पैसा, खर्च भी तो करना है, इतना बड़ा देश है ना। बताइए कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और अच्छी जगह खर्च करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड सर, रोड्स ब्रिजेस बनाएंगे, वेरी गुड। और बताइए, हाँ जी, सब्सिडीज देंगे, ठीक है, देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की स्कीम है। और बताइए पब्लिक वेलफेयर कैसे करेंगे जी, पब्लिक को 100-100 रुपये देंगे, गवर्नमेंट मतलब एजुकेशन पे खर्चा करेंगे, राइट। और बताइए हेल्थ पे करेंगे, वेरी गुड सर, कोरोना जैसी महामारी फिर से ना आए, राइट। हम पे वेल एस्टैब्लिश हेल्थ केयर फैसिलिटी होंगे,
ठीक, और कहाँ करेंगे? भारत की सुरक्षा पे नहीं करोगे, डिफेंस पे, राइट? करोगे? तो ये आप खर्चे की सोच लो, तो इट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी। आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या काम करती होगी? यस, इंडिया के जितने भी इंटरनल इश्यूज हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मेनली पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट। ओके, ये बोलना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पब्लिक कंपनी के रेगुलेशंस और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रेगुलेशन भी देखेगी, प्लस एलएलपी के भी रेगुलेशन कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आगे चलेंगे, ठीक है सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स NCA बोलते हैं इसे स्मॉल में, एंड ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एक हम पढ़ के आए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, और यहाँ पर हम पढ़ रहे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मतलब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म हमारा सेक्शन 58, 59 में आया था, जो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में। सेम ROC भी कब आएगा? जब LLP का क्या कर रहे होंगे हम? रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अभी पढ़ेंगे, उसका नाम अलग है, स्टेटमेंट बोलते हैं, वो किसको देनी पड़ेगी? ROC को देनी पड़ेगी। सेम है प्रोसीजर, थोड़ा बहुत कुछ अलग मिलेगा, नाम अलग मिल सकते हैं, राइट? बट जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, सेम लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आपका रेगुलेशन देखेगी किसके? लिखेंगे मार्क करके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर मार्क करेंगे और लिखेंगे हैंडलिंग रेगुलेशंस ऑफ LLP, हैंडलिंग रेगुलेशन ऑफ LLP। ठीक है सर। सर ROC क्या देखेगी जी? रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ LLP, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ LLP। ठीक है सर। दो ये व्यक्ति इंटरेस्ट पाए गए किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? LLP एक्ट। ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट द मीन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे हाँ, अगर लॉ की बात करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक्ट है, और लॉ की डेफिनेशन वहाँ पे कुछ और है। मैं जनरली पूछना चाह रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? अरे रूल एप्लीकेबल, राजा मतलब राजा पॉलिसीज बनाती है जो पूरे इंडिया के लिए पॉलिसीज बनाती है इंडिया के। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या? सर हमें पता तो है, हम बता नहीं पा रहे बस, है ना? हमें ये भी पता है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन हेड कर रहा है इस समय। कौन कर रहा है? अरे सरकार थोड़ी ना पूछी है, व्यक्ति का नाम पूछा है, अमित शाह, मोदी। अच्छा चलो। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एन अथॉरिटी टू फ्रेम, नेक्स्ट पेज, द रूल्स विद रिगार्ड टू द LLP एक्ट 2008। सर एक्ट पास करेगी ये दोनों जने। कौन दोनों? एक तो पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलके क्या पास करेंगे? एक्ट। ओके। हमने पढ़ा था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्ट और लॉ, राइट? आपका सब्जेक्ट का क्या नाम है? बिजनेस लॉ। और आपके एक्ट का क्या नाम है? टॉपिक का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट और लॉ। यस, क्या डिफरेंस है? हाँ जी, लॉ इज अ वाइडर कंसेप्ट। तो मतलब लॉ इंक्लूड्स एक्ट, यस, प्लस रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अमेंडमेंट, जजमेंट, केस लॉस। इट इज एन पार्ट ऑफ लॉ, राइट? तो हमने देखा एक्ट तो दो जने मिलके बनाएंगे, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। रूल्स कौन बनाएगा? तो बता रहे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। मार्क करेंगे वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और मार्क करेंगे फ्रेम
the rules. Okay, sir. With regard to LLP Act 2008 and can amend them by notification in official gazette time to time. बनाने का अधिकार भी किसके पास है? किस चीज का? रूल्स बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और इसको अमेंड करने का भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। It is also to be noted that Indian Partnership Act 1932 is not applicable किस पे? To LLPs। दोबारा से लाइन पढ़ते हैं, शायद हजम ना हो। It is also to be noted, प्लीज आप नोट करें इस बात को, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is not applicable to LLPs। ओके, तो LLPs पे कौन सा एक्ट लगेगा? LLP एक्ट 2008 ओनली। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि हम पार्टनरशिप से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? अगर आपसे बोला जाए म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लिखिए LLP में, तो आप शेड्यूल 1 लिखेंगे, सेक्शन 13 लिखेंगे? शेड्यूल 1 लिखना पड़ेगा। तो बोला है कि पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इसे पार्टनरशिप भी कर लीजिए, यहाँ पार्टनरशिप मिसिंग है हमारे एडिटर्स से, जो हमारे प्रिंटर्स हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 हैज़ बीन अमेंड थ्रू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट एक्ट 2021 which is passed on 13th August 2021। लिखेंगे टाइमलाइन में फटाफट से। सर एक नया एक्ट आया जिसका नाम है LLP अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया जी? इसकी तारीख बोली उन्होंने 13 अगस्त 2021 को आया। चलेंगे आगे। ठीक सर, अब मुझे टाइमलाइन से 2 क्वेश्चन पूछने हैं जनरली, राइट? फर्स्ट, हमारे एक्ट का क्या नाम है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एक एक वर्ड से पूछते हैं आपसे। व्हाट डू यू मीन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिट कर देंगे, ठीक। व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्टनरशिप? अभी पढ़ा ना, द लॉ या द सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू LLPs। अभी पढ़ा ना, ये मैं बहुत बार याद दिलाऊंगा आपको, ठीक है? व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्टनरशिप? हाँ जी, एसोसिएशन ऑफ, हाँ हाँ, ये तो आप सेक्शन 4 बता रहे हो ना मेरे को। हाँ, तो उसमें बोला है ना कि पार्टनरशिप के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे LLP को। अभी पढ़ा ना लाइन, तो आप हम बोल ही नहीं सकते सेक्शन 4। तो व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्टनरशिप हियर? सर, व्हाट डू यू मीन ऑफ पार्टनरशिप हियर? अच्छा, पार्टनरशिप में कितने पिलर हैं? 5। यहाँ पर 4, फर्स्ट 4। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी पिलर नहीं है। आपको 2 दिक्कत थी। एक तो पार्टनर की लायबिलिटी कैसी चाहिए थी आपको, कर दी, और पार्टनरशिप के मीनिंग से क्या हटवाना था, हटा दिया। तो देन पार्टनरशिप में कितने पिलर आएंगे आपके? ठीक है, लिख लेंगे कहीं पर। 2 काम होने थे और वो हो गए, पूरे एक्ट के नेम में ही बता दिए वो है। लिमिटेड लायबिलिटी कर दी, मार्क करेंगे, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड कर दिए, और पार्टनरशिप में फर्स्ट 4 पिलर हैं। और अब आप मेरे साथ फर्स्ट 4 पिलर डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी बच रहा है ईयर, अभी डिस्कस करना है ईयर पे भी, ठीक है?
चलो चलिए अब मुझे बताएंगे फर्स्ट फोर क्लर। फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, अग्रीमेंट, नॉट LLP अग्रीमेंट, बस इतना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बिजनेस, नेक्स्ट बस प्रॉफिट, ठीक है। ये फर्स्ट फोर क्लर किस में रहेंगे आपके LLP में। 2 प्रॉब्लम थी, हटा दी। कौन से साल में? 2008 में। बट मेरे को एक बात बताओ, जब प्रेसिडेंट की असेंट, एक बच्चे का क्वेश्चन था लास्ट अटेम्प्ट में कि जब प्रेसिडेंट की असेंट 2009 में मिली तो इस एक्ट का नाम LLP एक्ट 2009 होना चाहिए था ना। ये शायद आपको भी आए जब आप घर में पढ़ोगे, राइट? ओके सर, जब प्रेसिडेंट की असेंट 2009 में मिली है तो इस एक्ट का नाम LLP एक्ट 2009 होना चाहिए ना। 8 क्यों है? हाँ जी, यस। और कोई नहीं, और कोई रीजन? फिर एक बच्चा हो रहा है उसके साथ, सर जब न्यू एक्ट आ गया LLP का तो 8 क्यों चल रहा है अभी भी हमारी बुक में? अरे एक्ट तो आ गया ना। जब एक न्यू एक्ट आ गया तो मैं तो सर एग्जाम में ऐसे लिख के आने वाला हूँ या आने वाली हूँ कि LLP अमेंडमेंट एक्ट 2021। सही भी बोल रहे हैं? लग रहा है सही? नहीं? अरे सर ICI में ऐसे क्यों पढ़ा रहा है कि 2008 पढ़ो? हाँ जी सर इनकम टैक्स में अमेंडमेंट हर साल आती है बाय वे ऑफ फाइनेंस एक्ट, ठीक है। बट इनकम टैक्स का ईयर आज तक चेंज नहीं हुआ, राइट? अगर पूरा इनकम टैक्स एक्ट चेंज करना है जैसे अब हो रहा है तो पूरा लॉ नया ड्राफ्ट करना पड़ेगा और उसको पूरे लॉ को डिस्कस कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ केवल अमेंडमेंट डिस्कस हुई थी LLP एक्ट में, जो अमेंडमेंट करनी थी। पूरा एक्ट रीडिफाइन नहीं करा। अगर पूरा एक्ट रीडिफाइन करते पार्लियामेंट में तो माना जाता LLP एक्ट 2021। इट इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली अमेंडमेंट हियर। तो सर एक बात, LLP एक्ट 2008 ही प्रिवेल करेगा। समझ में आ रही है? यहाँ अमेंडमेंट डिस्कस हुई है, ठीक है सर। अब इसका बताएंगे सर, ये 2009 क्यों नहीं रखा है? इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम बट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पस। यस बताइए, 2008 ही क्यों, 9 क्यों नहीं? हाँ जी, अच्छा बिल कब आया था? 2007। ओके, पार्लियामेंट में कब गया? और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब साइन करे? 9। काम कब पूरा हुआ? 2008 में, राइट? 2008 में। जिस साल आपका एक्ट पार्लियामेंट में पास हो जाता है उस एक्ट को वही ईयर दिया जाता है, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट की असेंट कभी भी मिली हो, ठीक है। सेम यहाँ पर ये किस नाम से था? LLP बिल के नाम से था। किसके नाम से था? LLP बिल 2007। ऐसे तो आप इसको भी चेंज करो, LLP बिल 2009। नो, नहीं कर सकते। जो काम जिस ईयर में होना है उस ईयर में होगा। मतलब लॉ एंड जस्टिस ने कब पास करा? 2007 में। पार्लियामेंट ने कब करा? तो एक्ट का नाम क्या रहेगा? 2008 रहेगा, 9 नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये एग्जाम में ऐसा नहीं आने वाला। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आज से स्टार्ट करेंगे थोड़ा। एक्ट आप आ रहे हैं पेज नंबर 5.3, सभी बच्चे देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस।
फटाफट से। सर मैंने आपको शायद एक बात बता रखी है कि हर एक्ट का सेक्शन 1 बात करेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, बता रखा है ना? यस सर, सेक्शन 1 बात करेगा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। इस एक्ट का शॉर्ट नेम क्या है? निकल गया सर, LLP। ठीक है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, ये एक्ट कहाँ तक एप्लीकेबल रहेगा? ऑल ऑफ इंडिया। शॉर्ट टाइटल, एक्ट एंड एप्लीकेबिलिटी किस डेट से एप्लीकेबल होगा? हाँ हाँ जी सर, ये होमवर्क रहेगा, आप लिख लीजिए, क्योंकि लॉ में इतना होमवर्क रहता नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ LLP एक्ट 2008, जस्ट गूगल करने से आ जाएगी। ठीक, एप्लीकेबिलिटी ऑफ LLP एक्ट 2008। सर हर एक की सेक्शन नंबर 2 में बात करेंगे डेफिनेशंस, हर एक की सेक्शन नंबर 2 में बात करेंगे डेफिनेशंस। पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आप आ रहे हैं पेज नंबर 5.3, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। फर्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज D बात करता है। इट मीन्स, व्हाट डू मीन ऑफ मीन्स? जो लिखा है वो ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, इट मीन्स अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लास 20 of section 2 of Companies Act 2013 and includes, what do you mean of includes? Illustrative examples. Includes, first, limited liability partnership registered under this act. Next, limited liability partnership incorporated outside India. Next, a company incorporated outside India. ठीक, नेक्स्ट आप 4th पॉइंट पढ़ेंगे इसमें, a company incorporated in India। ठीक है सर, लिख लेते हैं 1 मिनट। सर फर्स्ट बोला एक LLP जो इस एक्ट में बनी हो, एक LLP जो कहाँ बनी हो? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो। ठीक है, एक कंपनी जो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई हो? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पॉइंट नंबर 4, कंपनी जो कौन से एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हुई हो? अंडर कंपनीज एक्ट। सर ये 4th वाला नहीं लिखा, अभी दिखाता है। ठीक, ये 4 लोग क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। आप पढ़ रहे हैं, इट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। चलिए अब इधर बात करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट 4 लोग हैं। फर्स्ट LLP, सेकेंड LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, थर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, फोर्थ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। इसको हम ऐसे नहीं बोलते, हमारी राइमिंग कुछ अलग है इसमें। ठीक, इस व्यक्ति को हम क्या फॉरेन LLP बोल सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, इस व्यक्ति को क्या हम फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं, यस ओके। तो हमारी राइमिंग रहेगी LLP फॉरेन LLP, कंपनी फॉरेन कंपनी। आपसे बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग पूछा जाएगा तो आप 4 लोग बताओगे, LLP फॉरेन LLP, कंपनी फॉरेन कंपनी। दोबारा से बोलेंगे, LLP फॉरेन LLP, कंपनी। ठीक है, इट इज एन बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक, चलेंगे आगे। 3 एक्सेप्शन है इसमें। फर्स्ट सोल कॉर्पोरेशन, सेकेंड कॉर्पोरेशन सोल या सोल कॉर्पोरेशन, सेकेंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड पॉइंट नंबर D, any other body corporate not being a company as defined in clause 20
of Section 2 of Companies Act 2013. ओके सर, बस रुक जाएंगे। 3 एक्सेप्शन बताएं। फर्स्ट, कॉर्पोरेशन सोल। व्हाट डू यू मीन ऑफ कॉर्पोरेशन सोल? लिख लेंगे जस्ट लाइक इन ओपीसी, अभी पढ़ेंगे ओपीसी कंपनीज एक्ट में। 1 पर्सन कंपनी, जस्ट लाइक इन 1 पर्सन कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट, एन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फूड्स। व्हाट डू यू मीन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? ओके, व्हाट डू यू मीन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स? अरे, व्हाट डू यू मीन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स? नहीं, बैंक्स डे टू डे एक्टिविटी में हम देखते हैं। बैंक्स पता है ना? हाँ, डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, बैंक्स पता है ना? हाँ, ओके। व्हाट डू यू मीन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक? अच्छा, ओके ओके ओके। जिला सहकारी बैंक सुना? हाँ, सुना है किसने? हाँ, सुना है। ओके, जिला सहकारी बैंक में हम किस लिए जाते हैं? ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है वहाँ पर? ज़्यादा होता है, नॉर्मल बैंक से ज़्यादा होता है। ये क्या प्रमोट करते हैं? सेविंग्स प्रमोट करते हैं। ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, इधर ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो अमंग दी मेंबर क्या प्रमोट करती है? सेविंग्स। ठीक है, तो जिला सहकारी बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिखेंगे इस पे, जिला कोऑपरेटिव बैंक या जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, यह है पूरा नाम उसका, जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सर, आज आप जाएंगे बुढ़ाना गेट का जो ये घंटाघर है इसके नीचे ही है जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। आप उससे पूछना कि आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट कितना है, राइट? वो ज़्यादा ही मिलेगा आपको नॉर्मल बैंक से। क्यों? क्योंकि वो क्या प्रमोट करते हैं? सेविंग्स प्रमोट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज नॉट कंसिडर एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट, इधर इधर इधर, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, कंपनीज एक्ट में जाके देखेंगे ओपीसी और सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी। अभी के लिए याद कर लेते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आएंगे। इधर बॉडी कॉर्पोरेट में 4 लोग आएंगे। फर्स्ट, कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी, कंपनी, फॉरेन, एक्सेप्ट 3। फर्स्ट, कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी अदर देन क्लॉज 20 सेक्शन 2। ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। अभी इनको लगाना है हमें, अभी इससे रिलेटेड सेक्शंस पढ़ेंगे जहां पर हमको इनके मीनिंग को लगा के देखना है। ठीक है, चलिए, फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 में दे रखी है आपको। फाइनेंशियल ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल। मुझे बताएंगे बिना पढ़े, व्हाट डू यू मीन ऑफ फाइनेंशियल ईयर? which is starting from 1st April and ending on 31st। ओके, ये आपको पता है ना? अभी कुछ चेंज हो जाएगा। आपने मुझे बताया ऐसा साल जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और कब खत्म हो जाए? 31 मार्च को। करंट में कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? चल रहा है ना कोई सा तो? हाँ, आज डेट क्या है? 20th, राइट? 20th सितंबर 2024। अगर मैं इस डेट पे खड़ा हूं तो मैं कौन से फाइनेंशियल ईयर में खड़ा हूं? 24, 25। ठीक है सर, ये तो पता है ना सबको? ठीक है सर, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँ? 1 अप्रैल 24 से एंडिंग ऑन 31 मार्च 20। चलिए पढ़ते हैं एक बार। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू ए
LLP means, what do you mean of means? Exhaustive. Means the period from first day of April of a year to 31 March of the following year. सही लिखा है ना? बट यहाँ से तो ऐसे क्वेश्चन नहीं देने वाला. आप पढ़ेंगे however, exception. However, in case of LLP incorporated after 30th September of a year, the financial year may end on 31st March of the year next that year. दोबारा से पढ़ देते हैं लाइन. However, in case of LLP, ठीक है, LLP incorporated after 30th September, ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st day of March of the year next following that year. बस इतना सा बताना है. 31st March the year next following that year का मतलब. ठीक, मैं आपको सिचुएशन दे देता हूँ. सिचुएशन है आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अक्टूबर 2024. अब ये कुछ दिनों बाद आ जाएगा. ठीक है, ओके. आपने एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर अपनी LLP इनकॉर्पोरेट करी है. ठीक है, बताइए आपके लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? लिख लेते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कुछ. 31 अक्टूबर 24 से 31 मार्च 26. कुछ अटपटा सा नहीं लगता? नहीं, ओके. अगर मैं इस डेट को देखूं तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है जनरली? अरे अभी हमने डेट से निकाला था ना, इस डेट से भी निकाल सकता हूँ. नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24-25 जनरली. फाइनेंशियल ईयर 24-25 विच इज एंडिंग ऑन 25. आप 26 का एंड कर रहे हो. हाँ जी, अटपटा सा नहीं लग रहा कुछ? नहीं सर, LLP जो इनकॉर्पोरेट हुई हो 30 सितंबर, अगर आज की बात करें 24 के बाद, मतलब 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स, यहाँ 30 सितंबर की कोई रेलिवेंसी नहीं है. अगर आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हो जाती है 30 सितंबर को, तो आप वही फाइनेंशियल ईयर रखोगे. कौन सा? 24-25. अगर आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हुई है कब? 1 अक्टूबर या उसके बाद. बात कब तक? हाँ जी, बात कब तक? अभी इसका एक फॉर्मूला बना लेंगे, टेंशन मत लो इतनी. बात कब तक? 31 मार्च, राइट. 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगर आपकी LLP इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपका फाइनेंशियल ईयर बैठेगा 24-26. सिंपल. कौन सा बैठेगा? 24. और ये एंड कब होगा? चलिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने जा रहे हैं, बताइए 24-26 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनती है. ओके, बताइए 24-26 की बैलेंस शीट कैसे बनेगी? फॉर एन एग्जाम्पल डेट भी लिख देता हूँ. आपकी LLP, सपोज आपकी LLP यहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है 31 अक्टूबर को. यस, तो आपका जो पीरियड होगा या जो बिजनेस होगा 31 अक्टूबर 24 से 31 मार्च 2026 तक की आप एक बैलेंस शीट बनाना चाहोगे? यही बोलना चाह रहे हो? बताइए चार्टर्स कैसे बनेंगे? सिंपल जैसे बनती है. तो मतलब बैलेंस शीट में हमने सुना था मैक्सिमम 12 महीने की ट्रांजैक्शन आती है, राइट. यहाँ कितने महीने हो रहे हैं? हाँ जी, अरे 12, 17,
कितने महीने? 17 मंथ्स। और हमने तो देखा था कि अकाउंट्स में 12 महीने की बैलेंस शीट बनती है। हाँ जी, ओके, 25 को एंड कर सकते हैं आप। कहाँ लिखा है? हाँ, पढ़ लेते हैं एक बार, कुछ कहना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं however in case of LLP incorporated after, what do you mean of after? मार्क करेंगे आफ्टर, लिखेंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च का पीरियड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 30 सितंबर पे, और ICI वहीं पे क्वेश्चन पूछता है आपकी LLP कौन से दिन बनी है? 30 सितंबर। उसके लिए आपके लिए कौन सा फाइनेंशियल ईयर रहेगा? 24-25। और जो LLP 30 सितंबर के बाद बनी हो, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के पीरियड में बनी है, उसके लिए फाइनेंशियल ईयर रहेगा 24-26। एक बात, अभी इनकी बात अधूरी है, पढ़ते हैं। आफ्टर द 30th September of the year, the financial year may end on 31 मार्च of the year next following that year। ये बोल रहे हैं यहाँ may लिखा है, हम चूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ऐसा है क्या? अरे ऐसा है क्या सर? लिखा तो मैं है, बट आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? लिखा मैं है मगर कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। आप कितने पीरियड की बैलेंस शीट बनाओगे? 17 महीने, राइट? क्यों पढ़ा रहे हैं आपको ये? क्यों पढ़ा रहे हैं 17 महीने की बैलेंस शीट? क्योंकि ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट करना, राइट? तो हम तो बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, हम तो इसे चेक करेंगे, राइट? क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? कोई रीजन तो होगा कि फाउंडेशन से ही पढ़ा रहे हैं, और इंटर में भी है पूरा LLP, राइट? पूरा एक्ट है या पूरा लॉ बोल लो, ठीक है? हाँ जी, क्यों पढ़ा रहे हैं आपको ये? 17 महीने पढ़ो, ऐसे फाइनेंशियल ईयर निकालो, ऐसे करो, वैसे करो, कुछ तो रीजन होगा। सर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़ अप्रॉक्स, राइट? ओके, नहीं जी, 150 करोड़ जो आपको दिख रहे हैं इंडिया में, मतलब हम जैसे लोग, नेचुरल पर्सन, प्लस 20 लाख कंपनीज, आर्टिफिशियल पर्सन। कितनी? 20 lakhs कंपनीज, ये भी इंडिया का पार्ट है, ठीक? अप्रोक्सीमेटली 25 लाख पार्टनरशिप्स, ये कंपनीज एंड LLP की फिगर बता रहे हैं। 20 लाख पार्टनरशिप, ये भी इंडिया का पार्ट है, ओके? और बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उन्हें छोड़ देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैंडेटरी ऑडिट करना पड़ता है कंपनीज में। किसमें? कंपनीज में, ओके? कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में? हाँ जी, इतनी फिगर भी नहीं है, कहाँ से बजे? हाँ, 4 से 5 नहीं सर, अभी जाके कुछ 4 लाख की फिगर क्रॉस हुई है। कितने लाख? 4 लाख CAs हैं इंडिया में टोटल, और इसमें से हाफ रेशो मान लो प्रैक्टिस का और हाफ रेशो मान लो जॉब्स का, राइट? तो इसमें से 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ चले गए? जॉब्स में, ओके? जो CAs जॉब्स में चले गए वो ऑडिट नहीं कर सकते, वो ऑडिट नहीं कर सकते। जो प्रैक्टिस में गए हैं उनको ही क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो, ठीक? तो अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना है? 2 लाख। और सपोज अगर ये 20 लाख कंपनीज को ऑडिट करना मैंडेटरी है, तो एक ही व्यक्ति है दुनिया में जो ऑडिट करेगा, इसका नाम है CA। यहाँ कोई वकील नहीं चलेगा, यहाँ कोई CS नहीं चलेगा, यहाँ कोई CMA नहीं चलेगा, एक व्यक्ति चलेगा जिसका नाम है CA, ठीक है? तो प्रत्येक CA पे कितनी कंपनी आ गई? हाँ जी, 10 कंपनीज आ गई, राइट? ओके।
तो एक व्यक्ति पे 10 कंपनी है, प्लस ये भी तो कुछ है फिगर, और ये तो सीआर में है ना, है या नहीं? हाँ, तो आज भी इंडिया में सीएस की कमी है। इन व्यक्ति को भी तो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है, इन व्यक्ति को भी तो टैक्स ऑडिट कराना है, इन व्यक्ति को भी तो अपनी आईटीआर फाइल करनी है, टीडीएस रिटर्न्स फाइल करनी है, और विद इन ड्यू डेट करनी है। कौन करेगा ये काम? सीए करेगा। इन व्यक्ति को भी तो अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर करानी है। हमने तो इनकी बात कर ली, इनका कैसे हो? सपोज अगर इसमें से आप मान लो 10% लोग, विच इज वेरी लेस, 10% लोग ही ऐसा काम करते हैं जिनका ऑडिट होता होगा, जिनकी कोई रिटर्न फाइलिंग होती होगी, बहुत कम है। ये करीबन 30-40% रेशियो है। ठीक, तो कितने लोग आए? 15 करोड़। ओके, 15 करोड़, और 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना है? या ऐसे करो तो जल्दी से, कैलकुलेटर है ना, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 करोड़, फटाफट क्या फिगर आई? मैं कुछ लिख देता हूं। हाँ जी, कैलकुलेटर 0.001 अरे सर आप ऐसे मत करो, 0.000 ये फिगर देख के क्या लग रहा है? अगर आपसे पूछा जाए ये फिगर देख के क्या लग रहा है? ये तो हमने 10% लिए बस, है ना, हमने ज्यादा नहीं ली। 150 करोड़ में से हम मान रहे हैं 15 करोड़ भारतीय ही काम करते हैं, जीएसटी रिटर्न्स करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स करते हैं, उनका ऑडिट होता है एंड ऑल। और ये क्राइटेरिया बढ़ने पे है, क्योंकि भारत विकासशील से विकसित की ओर जा रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जा रहा है। ये फिगर 20 से 25 हो जाएगी जब आप सीएस बन जाओगे, और आप पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये आप फिगर ग्रैब करें। राइट, ये माइनस नहीं हो रही, ये कांस्टेंट भी नहीं है, ये बढ़ने की तरफ है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। तो मुझे बताओ, एक व्यक्ति पे, एक सीए पे कितने लोग हैं? अरे एक सीए कितने लोगों को काम हैंडल कर रहा है आज के समय में, अगर फिगर देखी जाए उस हिसाब से? नहीं निकाल सकते हम। एक सीए कितने लोगों का काम हैंडल कर रहा है? अरे 1 2 3 4, यहां से हट जाएगा, कितने जीरो आएंगे नीचे? 1। अरे कितने जीरो आएंगे? 4। ठीक, तो 10,000 लोगों पे कितने सी हैं? 13 सी हैं। ठीक है, आज भी सीएस की कमी है इंडिया में, देयरफॉर ये सारा काम आपको ही हैंडल करना है इस तरह से, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? ये एलएलपी एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड्स क्या होती हैं, उनमें क्या क्या बनता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फ्लैश पैकेज है। ठीक, इसके बाद कुछ रह नहीं जाता पढ़ने के लिए कॉमर्स में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे की, फाइनेंशियल ईयर। सर जनरली फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल और एंडिंग ऑन 31 मार्च, बट इन केस ऑफ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर नहीं, केवल आफ्टर 30 सितंबर, मतलब जो एलएलपी 1 अक्टूबर से 30 मार्च के बीच बनी है उसके लिए फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा 24-26। इतनी बात क्लियर है आपको? यस या नो? चलिए आप बताएंगे मुझे कुछ फाइनेंशियल ईयर केस स्टडी नंबर 1 ऑफ एलएलपी। यस पूछिए। जी पूरी 17 महीने की बनाएंगे, अकाउंटिंग 17 मंथ्स की होगी, ऑडिटिंग भी 17 मंथ्स का होगा। ठीक है, और कंपनीज और एलएलपी को मैंडेटरी ऑडिट है, आप ऑडिट में पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। ठीक है,
चलिए लिखिए केस स्टडी नंबर 1। बस बात नहीं नोट करेंगे। बात नहीं बेटा, बेटा बात नहीं। चलिए नोट कीजिए। जिसका नोट हो गया है वो आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट से। आपको अपनी नोटिंग पावर भी बढ़ानी पड़ेगी बेटा इस एग्जाम के लिए। नोटेड। चलिए आंसर राइटिंग कीजिए बिना बोले। डेफिनेशन अभी मत लिखिए, बस आंसर बता दीजिए। नोटेड। आंसर हो गया? आंसर हो गया बेटा? ओके चलिए बताइए, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। आपकी एलएलबी कौन सी तारीख को बनी है? 31 जनवरी 25। इस केस में आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होगा जी? मुझे बता दीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे 24, 26, 24, 25 इस तरह से। 25, 27 नहीं, 2-3 तरह के बच्चे है ना, सबके आंसर लिखे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सर बस 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 सर,
क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर कौन बताना चाहेगा? 26, 25, 27। सर ए क्वेश्चन 25, 27। बी किसी का कोई डिफरेंट आंसर? हाँ जी बोलिए। 24, 26। ओके। सी कोई और बताना चाहेगा? हाँ हो सकता है मेरा ये आंसर नहीं है, यही गलती कर लो। 25, 26। डी किसी का और कोई आंसर है? अभी चांस है, फिर नाम लिख देंगे यहाँ पे। चलो ना, ओके हमें नहीं पता कौन सा है। सर आपकी एलएलबी कौन से दिन इनकॉर्पोरेट हुई है? 31 जनवरी 2025। लिखेंगे इसका आंसर जो हम लिखाना चाह रहे थे आपको। देखिए बात नहीं बेटा, जिसे बात करनी है बाहर जा सकते हैं, जिसे पढ़ना है वो बैठ जाए। राइट, चलिए
चलिए, हो गया नोट? फटाफट से कीजिए जिस बच्चे का रहा। हो गया? चल सर, हमारे क्वेश्चन में हमने देखा था ये रहा। सर हमारे क्वेश्चन में हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है कब? 31 जनवरी 2025, विच इज आफ्टर 30th September. Your answer is yes. Then फाइनेंशियल ईयर जिस साल इनकॉर्पोरेट हुई है, कौन सा साल? अगर नॉर्मली देखें, नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है नॉर्मली? कौन सा है? अगर हम वैसे नॉर्मली पूछूं आपसे, 24-25, तो जिस साल नॉर्मल आ रहा है उस साल से स्टार्ट करना और एंड कौन से साल में करना? हाँ जी, नेक्स्ट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, विच इज 24। पक्का? कौन कौन कह रहे? यस, इट इज करेक्ट, 24-26। नहीं, नो सर, कुछ और डिफरेंट होगा। पक्का? दोबारा से एक बार देखते हैं, जो भी कंफ्यूजन है यहाँ क्लियर कर लो। सर अगर मेरी इनकॉर्पोरेट हुई है एलएलपी किसके बाद? 30/9 के बाद। यस, 30/9 के बाद थी। योर आंसर इज यस। देन योर फाइनेंशियल ईयर इज 24-26। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर को देखो कौन सा है, तो ये जनरली फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। इसका पहला उठाएंगे वर्ड 24 और एक इसमें जोड़ देंगे 26। समझ में आ रही है बात? ओके, अब आइए उधर, बार बार उधर चले जाते हैं। 31 जनवरी 2025 नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर 24-25। ओके, 24 तो उठाते हैं इसका 24 और एक साल और प्लस कर देते हैं, विच इज 24-26। ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 1 फरवरी 2025, सेम 24-26, यहाँ पर भी 24-26, यहाँ पर भी 24-26। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को कोई दिक्कत? नो। 3 पे चलते हैं फिर। आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड हुई है 30/9/2024 को। 24 कैसे बता रहे हैं? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30th September। यस या नो? यस, दोनों आ जा रहे हैं। हमारी एलएलपी क्वेश्चन में किस दिन इनकॉर्पोरेटेड हुई थी? 30/9/24 को। ठीक है, आंसर लगाते हैं। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 30/9/24। नो, आफ्टर नहीं, ऑन 30/9/24। देयरफॉर आंसर इज नो। देन फाइनेंशियल ईयर इज 24-25। चलिए, योर आंसर इज 24-25। ओके, योर एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अक्टूबर 2024। हाँ जी, 24। ठीक है, एक दिन में एक साल का अंतर। यस, चलिए, किसी को कोई दिक्कत? हो गया कॉन्सेप्ट पूरा। मार्क करेंगे केस स्टडी। ठीक है, योर केस स्टडी नंबर 1। एक डेफिनेशन और करेंगे जिसका नाम है बिजनेस। पॉइंट नंबर 2 में आप देख रहे हैं बिजनेस। ठीक है सर, होमवर्क है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन लिखनी है हर क्वेश्चन में, और फिर उसको लिखना है कि आपने 24-26 कैसे कंक्लूड करा। ठीक है, सेम इसमें 24-26 कैसे कंक्लूड करा, यही चार्ट बना के अपना वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई बात करता है आपकी बिजनेस इंक्लूड्स। व्हाट डू मीन ऑफ इंक्लूड्स? इलस्ट्रेटिव डेफिनेशन है, एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट। बस इतना पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? बिजनेस इंक्लूड्स, हाँ जी बोलिए, इतना पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप का पिलर नंबर 3 या 4th? थर्ड। ओके,
बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। ठीक है सर, नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, राइट। तो आपके लिए बिजनेस का मतलब क्या है? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, सर्विस, प्रोफेशन, राइट। ओके सर, नेक्स्ट डेफिनेशन, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। सर पार्टनरशिप एक्ट में थे पार्टनर्स और एलएलपी एक्ट में होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर प्लस पार्टनर्स। ओके, क्या नाम होगा इनका? डेजिग्नेटेड पार्टनर प्लस पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स तो होंगे ही जनरली, उनमें से कोई दो एटलीस्ट बंदे क्या बनेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर। कितने? दो। अभी पढ़ेंगे सेक्शन 7, वहां पे लिखा है सब कुछ। ओके सर, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स, व्हाट डू मीन मीन्स? एग्जॉस्टिव। एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 में डेजिग्नेटेड बंदा माना जाएगा वो क्या होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। ओके सर, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन, और ये करंट एग्जाम में आई थी। हाँ सर, आप थोड़ा अटेंशन हुए, ये करंट एग्जाम में रिसेंट 15 तारीख को आई थी। ठीक है, पढ़े, बहुत आसान है। ठीक, स्मॉल एलएलपी सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ए। ओके, याद रह जाए वेल एंड गुड, नहीं तो अकॉर्डिंग टू रेलिवेंट प्रोविजन। इतना तो याद रखना, डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मीन्स, व्हाट डू मीन ऑफ मीन्स? एग्जॉस्टिव, अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, मार्क द वर्ड कंट्रीब्यूशन और लिखेंगे कैपिटल। सर एलएलपी एक्ट में पार्टनर्स कैपिटल को क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट मे नॉट एक्सीडिंग कितना? 5 करोड़ रुपीज एज मे बी प्रेस्क्राइब। एंड, व्हाट डू मीन ऑफ एंड? प्लस लिखेंगे, प्लस the turnover of which as per the statement of accounts and solvency for the immediate preceding financial year does not exceed 40 lakh rupees or such higher amount not exceeding 50 crore rupee as may be prescribed। अभी समझेंगे मतलब, ठीक है। फर्स्ट आपने मार्क करा कंट्रीब्यूशन, सेकंड आपने मार्क करा टर्नओवर। फटाफट से पॉइंट नंबर 2 में टर्नओवर। चलिए, वैसे तो ऑफिशियली आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई, बट कुछ और भी लिखा है तो पढ़ लेता है। विच मीट्स सच अदर रिक्वायरमेंट्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड फुलफिल सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अदर रिक्वायरमेंट आपके कोर्स में नहीं, टीएनसी आपके कोर्स में कुछ नहीं है। तो आपके लिए रेलिवेंट दो चीज हो जाती हैं, कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर। तो बोला गया है वो एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन कितना हो? 25 लाख। एंड का मतलब प्लस, उसकी टर्नओवर कितनी हो? 40 लाख, करोड़ नहीं, दोनों में क्या जुड़ रहा है? लाख, राइट। मतलब इधर जिस एलएलपी की कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स कैपिटल कितनी हो? 25 लाख, और पी&एल के हिसाब से टर्नओवर कितनी हो? 40 लाख। वो एलएलपी किस नाम से जानी जाएंगी? स्मॉल एलएलपी। मतलब उन पे पूरे 81 सेक्शन भी नहीं लगेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उन पे पूरे 81 सेक्शन भी नहीं लगेंगे, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाएगा? स्मॉल एलएलपी। ठीक है सर, ओके सर। बस ये आपकी डेफिनेशन खत्म हो गई। अब थोड़ी हमारी कुछ राइमिंग है इसमें, ठीक है। और अभी कुछ एक लिमिट और भी बच रही है जो आपको दिख रहा होगा, नॉट एक्सीडिंग वाली, उसको भी करेंगे। फर्स्ट, स्मॉल एलएलपी मींस कितनी कंडीशन? 2। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन कितना? 25 लाख और टर्नओवर कितना? 40 लाख। 25, 40, 25,
25 क्या लाख, व्हाट कंट्रीब्यूशन, 40 क्या लाख, क्या टर्नओवर। ओके सर, एक लिमिट और है, वो भी पढ़ेंगे और आपको कंफ्यूज करते हैं। सर कंट्रीब्यूशन ऑफ विच नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज, सही पढ़ रहा हूँ? यस, कॉमा टू कॉमा छोड़ता है ना। हाँ सर, अभी तो याद करवाया 25 40, अब 5 करोड़ की बात आ गई। चलो, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपीज। ओके, नेक्स्ट, द टर्नओवर ऑफ विच, कॉमा टू कॉमा छोड़ना है, डज नॉट एक्सीड कितना 50 करोड़ रुपीज, कितना 50 करोड़। ओके, 25 40 5 50। ओके, ICI को पता है 2 लिमिट दे रखे हैं, राइट? कंफ्यूज करते हैं। आप कौन सी लिमिट पे कंक्लूड करके आएंगे अपना आंसर? 2 लिमिट है ना, कंट्रीब्यूशन की एक 25, एक 5 करोड़, दूसरा टर्नओवर की एक 40 लाख और दूसरा 50 करोड़। आप कौन से आंसर को कंक्लूड करके आएंगे एग्जाम? आप 25 और 40 को कंक्लूड करेंगे। एक्ट बनाते हुए यही लिख दिया था कि मैक्स टू मैक्स अमेंड करके 25 लाख को आप कितना कर सकते हैं? 5 करोड़ मैक्सिमम, राइट? और सेकंड, टर्नओवर आपकी 40 लाख, आप कितना कर सकते हैं इसे मैक्सिमम? 50 करोड़। बट ऐसा करा नहीं है अभी गवर्नमेंट ने, बोला है कर सकते हो, बट करंटली कौन सी डेफिनेशन इज रेलिवेंट? 25 40। बट राइमिंग के लिए आपकी 25 40 और 5 50 लिखनी दोनों है आपको। कंक्लूड किस पे करना है? 25। चलिए, स्मॉल LLP की कितनी कंडीशन? 2। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, सेकंड टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन कितना? 25 40 5 50। 25 40 ठीक है सर। ये आपसे पहले के अटेम्प्ट में भी रिवाइज कराई थी, पता नहीं बच्चों ने लिखी है नहीं। करते हैं ICI का क्वेश्चन, पहले अपना क्वेश्चन करेंगे फिर एक ICI का करेंगे, ठीक है? चलिए, केस स्टडी नंबर 2 लिखेंगे फटाफट से। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेटिंग डालने की आदत बनानी पड़ेगी आपको। राइट? आप ऐसे एग्जाम को लिखने जा रहे हैं जहां पर आपको सेटिंग लगानी पड़ेगी, ठीक है? अभी कुछ कम, बाद में कुछ ज़्यादा। चलो लिखेंगे केस स्टडी नंबर 2। बात नहीं बेटा,
चलिए it is not a comprehensive case study, right, on a small LLP. चलिए आंसर की ओर। जिस बच्चे ने नोट कर लिया है वही टाइमिंग, दो कंडीशन, कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन कितना 25, टर्नओवर 40, कंट्रीब्यूशन 5, टर्नओवर ऑन क्यूट कीजिए आंसर फटाफट। आपका समय शुरू होता है अब और आपको मिलते हैं 3 मिनट इस क्वेश्चन को करने। इस डेफिनेशन पे एंड करेंगे आज की क्लास। एलएलपी के 2 क्वेश्चन हैं और जो हमारा रेलेवेंट क्वेश्चन है स्मॉल एलएलपी का वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इतने आप आंसर लिखेंगे। चलिए ऐसे करके हम पूरा क्वेश्चन पेपर कर लेंगे डिस्कस, राइट, साथ साथ अपने कंसेप्ट के साथ। बात नहीं बेटा, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही तैयार करना है आईसीआई के लेवल से, राइट। आईसीआई ने एक क्वेश्चन लगाया है आपका 2 मार्क्स। वन मिनट लेफ्ट है।
होमवर्क लिखेंगे पेज नंबर 5.1 और 5.2 आपका होमवर्क है। सभी बच्चे आज पढ़ के आएंगे, 2 बार पढ़ना है कम से कम सभी बच्चों को। लिख लीजिए, कहीं पे मार्क कर लीजिए जहाँ आपको याद रहे। पेज नंबर 5.1 पूरा और 5.2 होमवर्क है आपका। इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम, बट एक बार आपको गो थ्रू करना है। स्टॉप करेंगे आंसर राइटिंग। चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। एक LLP है, ABC LLP, कुछ इंफॉर्मेशन है उसके पास, उसने हमको दी है। सेल्स है उसकी 52 लाख, सेल्स रिटर्न है आपकी 15 लाख, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन मतलब पार्टनर्स की कैपिटल 25 लाख है। डिफाइन कीजिए LLP को, स्मॉल LLP, जो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इस बार का। एंड कंक्लूड कीजिए द अबव केस स्टडी। ऊपर वाली केस स्टडी भी कंक्लूड करते जाइए, बस इतना रुक जाइए। मुझे बताएंगे क्या स्मॉल LLP की क्या डेफिनेशन है हमारे पास। सर 2 कंडीशन है, कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन कितना? 25, टर्नओवर 40। कंट्रीब्यूशन 5 करोड़, याद रहना चाहिए। कंफ्यूजन इसकी ही होगी कि 25 लाख था या करोड़ था। तो फर्स्ट 2 हमारी लिमिट क्या है? लैक्स में। 25 लाख, 40 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़। ओके सर, ये तो आपका लिख दिया आपने डेफिनेशन। अब कंक्लूड कीजिए अबव केस स्टडी को। बताइए सेल्स कितनी है इसकी? 52 लाख, या हम नेट सेल कंसिडर करेंगे? कितनी आएगी ये अमाउंट? 37 लाख। ओके सर। कंट्रीब्यूशन कितना है? 25। ओके, हमारी लिमिट क्या है? 25, 40। बैठ रहा है दोनों? यस। तो क्या स्मॉल LLP है? कैसे लिखेंगे? प्रोविजन। प्रोविजन में तो स्मॉल LLP आएगी। एनालिसिस करिए, एनालिसिस। We have a contribution rupees 25 lakh, calculation of net sales या net turnover, then total sale minus sales returns, we got net sales which is 37 lakh. Okay, हमारे पास क्या लिमिट है? contribution 25 और turnover 40, then दोनों ही बिलो हैं, ये एग्जैक्ट मैच कर रही है 25। ओके, देन इट इज ट्रीटेड एज स्मॉल LLP। ये आपका फर्स्ट आंसर। योर आंसर इज डिफरेंट इफ पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इज 25 लाख 1 रुपए, ये 24,99,999, राइट? डिफरेंट होगा क्या या सेम रहेगा? कहाँ डिफरेंट होगा? इसमें और इसमें? नो, सेम रहेगा इसमें। ओके, इसमें क्या डिफरेंट होगा? मोर देन 25, तो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज एन LLP, स्मॉल LLP। तो कंडीशन एंड से जुड़ रही है और से, तो दोनों कंडीशन पूरी चाहिए। यस, कंट्रीब्यूशन प्लस टर्नओवर। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसे यहाँ पर हो रही हैं 37, 25, दोनों हो रही है ना? यस, देन इट इज ट्रीटेड एज स्मॉल LLP, अदरवाइज नो। एक कंडीशन के साथ आप स्मॉल LLP नहीं कहलाएंगे। समझ में आती है बात? चलिए ICI का सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। बताइए क्या लिखेंगे? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज TA। वेरी गुड। ओके, व्हाट डू मीन ऑफ स्मॉल LLP? सर 2 कंडीशन, कंट्रीब्यूशन, टर्नओवर। 25 लाख, 40 लाख, 5 करोड़, 50। बट लास्ट में आपको एडवाइस देनी है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन होता तो हम किस पे कंक्लूड करते? 25 लाख पे। और वेरी गुड, आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आपका होमवर्क है पेज नंबर 1 और 2।
हाँ जी, वो बताएंगे अभी।